नमस्कार दोस्तों, बागड़ी ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में अपन पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। तो देखिए, नीति निर्देशक तत्व, इनका उल्लेख संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक है। सबसे पहले अपन ने देखा मूल अधिकार, वो तो भाग 3 के अंदर, और नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के अंदर, और मूल कर्तव्य भाग 4 के अंतर्गत हैं। तो तीनों का अनुच्छेद और भाग अपन को जरूर याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। यह वाद योग नहीं होते, न्याय योग नहीं होते, अर्थात इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। किसको? नीति निर्देशक तत्वों को। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। आनी, आज 10-20 को गफा करूँ, आनी प्रयास उय रूप। तो आ से आयरलैंड और नी से नीति निर्देशक तत्व। इनमें लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है। ये वेरी मोस्ट है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, इनमें लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है। और इनका उद्देश्य क्या होता है कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र यानी न्याय की स्थापना करना है। 1935 के अधिनियम में इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन था, यही आगे जाकर नीति निर्देशक तत्व बना था। तेज बहादुर सप्रू समिति जो थी, उनकी सिफारिश पर नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए थे। वेरी मोस्ट कि तेज बहादुर सप्रू जो समिति थी, उसकी सिफारिश पर ही ये नीति निर्देशक तत्व जो थे उनको जोड़ा गया था। अब हमारी परीक्षा की दृष्टि से जो इसमें से प्रमुख कथन हैं, उनके बारे में अक्सर एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। इनको थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे। नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये कथन किसका था? तो ये कथन था KT शाह का, कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है। नीति निर्देशक तत्व भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर है। ये किसने कहा था? TT कृष्णमाचारी ने। नीति निर्देशक तत्व भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर। तो कूड़ाघर तो कौन कहेगा? जो कृष्ण होगा, कृष्णमाचारी, TT कृष्णमाचारी। इन्होंने क्या कहा था कि नीति निर्देशक तत्व भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर है। तो कूड़ाघर कौन होगा? TT कृष्णमाचारी, यानी कृष्ण यानी काला, और कूड़ा भी हमारा काला ही होता है, गंदा होता है। तो इस तरीके से इसको ध्यान में रखेंगे। BN राव ने कहा कि व्यक्ति के 2 प्रकार के अधिकार है। एक तो न्यायोचित अधिकार, जिनको मूल अधिकार कहते हैं, एक गैर न्यायोचित अधिकार जो नीति निर्देशक तत्व है। ये किसने कहा था? BN राव ने। नीति निर्देशक तत्वों को धार्मिक उपदेश की संज्ञा किसने दी थी? KC हियर ने दी थी। नीति निर्देशक तत्वों को धार्मिक उपदेश की संज्ञा KC हियर ने। नीति निर्देशक तत्वों को समाजवाद के बिना फैबियन समाजवाद की संज्ञा आइवर जेनिंग्स ने दी। भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, संयुक्त रूप से संविधान की आत्मा, ये किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। तो ऑस्टिन, आ फॉर ऑस्टिन और आ फॉर आत्मा। भाग 3 में तो मूल अधिकार, और भाग 4, भाग 3 और भाग 4 को संयुक्त रूप से संविधान की आत्मा किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। नीति निर्देशक तत्व कार्यपालिका, व्यवस्थापिका व न्यायपालिका में टकराव उत्पन्न करते हैं। ये कहा था के संथानम में। के संथानम। नीति निर्देशक तत्व कार्यपालिका, व्यवस्थापिका व न्यायपालिका में टकराव उत्पन्न करते हैं। तो टकराव कौन करेगा? जो संथानम, थान से होगा थाना, अर्थात जो थाने में जाएगा वही टकराएगा, है ना। तो के संथानम, ऐसे याद रखेंगे इसको। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, इन्होंने क्या कहा था कि किसी भी सरकार का कोई भी मंत्रालय नीति निर्देशक तत्वों की अवहेलना नहीं कर सकता। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, अरे जिसमें अल्लाह, जो मुस्लिमों का स्वामी है अल्लाह, और जो हिंदुओं का स्वामी है वो कौन? कृष्ण। तो अल्लादी कृष्ण स्वामी, जहाँ अल्लाह और कृष्ण जो स्वामी होंगे दोनों, तो वहाँ पर किसी भी सरकार का कोई भी मंत्रालय नीति निर्देशक तत्वों की अवहेलना नहीं कर सकता। कैसे याद रखोगे इसको? कि जहाँ भगवान होंगे ना, दोनों ही, अल्लाह भी होगा और कृष्ण भी होगा, तो वहाँ पर कोई भी नीति निर्देशक तत्वों की अवहेलना नहीं कर सकता। ऐसे ही याद रखेंगे, परीक्षा तक कतई नहीं भूलना है हमको। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि यदि कोई सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करती तो अगले चुनाव में उसे कारण बताना होगा। नजीरुद्दीन ने क्या कहा था कि नीति निर्देशक नववर्ष प्रस्तावों की भांति है जो जनवरी में आकर टूट जाते हैं।
आइवर जेनिंग्स के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को कर्मकांडी आकांक्षों की संज्ञा दी, अर्थात पुण्य आत्माओं की महत्वाकांक्षा की संज्ञा दी थी। नीति निर्देशक तत्व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। ये किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। नीति निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के प्रतीक हैं। किसके अनुसार? ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार। नीति निर्देशक तत्वों को लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र किसने कहा था? केसी वियर ने कहा था। नीति निर्देशक तत्व आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद की स्थापना करते हैं। के.एम. पन्नीकर ने कहा था। ये बी.एन. राव ने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए नैतिक अनुदेश है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व केवल भक्ति भावना है। ये किसने कहा था? के.टी. शाह ने। के.टी. शाह ने क्या कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व केवल भक्ति भावना के लिए बोला था इन्होंने, के.टी. शाह ने। नीति निर्देशक तत्व नागरिकों के प्रति राज्य का सकारात्मक दायित्व है। ये पायली ने कहा था। अब देखिए अनुच्छेद 36, इसमें नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा का उल्लेख है। किसके अंदर? अनुच्छेद 36 में, कि भारत सरकार एवं संसद का उल्लेख है इसके अंदर, विधानमंडल का, स्थानीय निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित अन्य प्राधिकारी है। राज्य की जो परिभाषा का उल्लेख है अनुच्छेद 12 के अंदर भाग 3 में तो मूल अधिकार 12 से 35 तक है। अनुच्छेद 36 भाग 4 के अंदर नीति निर्देशक तत्व 36 से लेकर 51 तक, और अनुच्छेद 152 में भाग 6 में राज्य सरकार 152 से 237 तक है। अनुच्छेद 37 में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, यानी इसमें लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है अनुच्छेद 38 में, जिसमें न्याय की अवधारणा है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, और यह भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तनकारी संस्था थी। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 38 को 38(1) के रूप में पुनः संख्याकित किया गया था। 38(2) में 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया था। ये राज्यों का कर्तव्य बनता है कि वह आय की असमानता को कम करे। राज्य विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए व्यक्तियों के समूह के बीच प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39 के अंदर राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व हैं। अनुच्छेद 39 में राज्य का कर्तव्य बनता है कि वह स्त्रियों व पुरुषों को आजीविका के समान अवसर उपलब्ध कराएं। 39(b) में राज्य का कर्तव्य बनता है कि भौतिक संसाधनों का स्वामित्व एवं वितरण सार्वजनिक हित में करें। 39(c) में राज्य का कर्तव्य बनता है कि वह धन का अहितकारी केंद्रीकरण रोके। C फॉर सेंट्रलाइजेशन, है ना। 39(d) के अंदर राज्य को कर्तव्य बनता है कि वह समान कार्य के समान वेतन उपलब्ध कराए। 39(d) में क्या कहा है कि राज्य का कर्तव्य बनता है कि वह समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध कराए। अनुच्छेद 39(e) राज्य का कर्तव्य बनता है कि वह स्त्रियों व बच्चों के स्वास्थ्य तथा बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न होने दे। अनुच्छेद 39(f) में 42वें संविधान 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ये राज्य का कर्तव्य बनता है कि वह बच्चों की गरिमा में वातावरण उपलब्ध कराए बच्चों को, ताकि उनका सामाजिक एवं आर्थिक विकास हो सके। 39(a) समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। राज्य का कर्तव्य बनता है कि वह समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराए गरीब बच्चों को। अनुच्छेद 40 का संबंध है ग्राम पंचायतों का संगठन। राज्य का कर्तव्य बनता है कि वह ग्राम पंचायतों का संगठन करे। सरकार ने इसी अनुच्छेद से प्रेरित होकर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के अंदर बगदरी गांव में पंचायती राज की शुरुआत की थी, और इसका उद्घाटन किसने किया था? नेहरू जी ने। इसे महात्मा गांधी का अनुच्छेद भी कहा जाता है। अनुच्छेद 40 को किसका कहते हैं? महात्मा गांधी का अनुच्छेद, क्योंकि महात्मा गांधी ने ही ग्रामीण विकास की अवधारणा को अपने उसमें लक्ष्य बनाया था। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। राज्य का कर्तव्य बनता है कि वह रोजगार यानी काम की गारंटी सुनिश्चित करे तथा शिक्षा व लोक सहायता उपलब्ध कराए, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी व निःशक्तता। और इसी अनुच्छेद से प्रेरित होकर मनरेगा योजना की शुरुआत की थी, और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी एक्ट बनाया, वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू की, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की थी। ये सारे किस्में आते हैं अनुच्छेद 41 के अंदर। अनुच्छेद 42 के अंदर काम की न्याय संगत और मानव उचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध है इसके अंदर।
राज्य का ये कर्तव्य बनता है कि वह कार्य के लिए न्याय संगत व मानव उचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराए। और इसी अनुच्छेद से प्रेरित होकर जो जननी सुरक्षा योजना है JSY, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, मातृत्व अवकाश ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972, ये सारे नियम जो इसी अनुच्छेद 42 के तहत लागू किए। अनुच्छेद 43 के अंदर कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का वर्णन है। राज्य का कर्तव्य बनता है कि वह कार्य के लिए कर्मगारों यानी श्रमिकों को उचित मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण भोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं, सामाजिक व सांस्कृतिक अवसर उपलब्ध कराएं। अनुच्छेद 43 के अंदर उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43B सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन बढ़ाना, इससे संबंधित है। अनुच्छेद 44 का संबंध है समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 44 यानी 4 समान अंकार है तो समान सिविल संहिता। इसमें समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख भी है। राज्य में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। आपराधिक जैसे फौजदारी कानून, चोरी डकैती हत्या लड़ाई झगड़ा मारपीट आदि हो। सिविल जैसे दीवानी मामले हो, कानून संबंधित विवाह, गोद लेने, तलाक आदि से संबंधित हो। भारत में आपराधिक कानून सभी वर्गों के लिए एक समान है, लेकिन सिविल कानून सभी धर्मों में अलग अलग है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? गोवा। 1867 से पुर्तगालियों के समय से लागू है ये। उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा की थी। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख व शिक्षा को बंद है। इसके अंदर राज्य का कर्तव्य बनता है कि वह पूर्व प्राथमिक शिक्षा 0 से 6 वर्ष व बचपन देखभाल को सुनिश्चित करे। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 45 में संशोधन करके प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष के स्थान पर पूर्व प्राथमिक शिक्षा 0 से 6 वर्ष जोड़ा गया। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी उपबंध है। इसके अंदर अनुच्छेद 41, 45 व 46 में शिक्षा शब्द का उल्लेख है। अनुच्छेद 41, 45 और 46 इन तीनों अनुच्छेदों में शिक्षा शब्द का उल्लेख है। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर, जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने से संबंधित है। अनुच्छेद 47 के तहत सरकार का कर्तव्य बनता है कि वह मादक पदार्थों, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों जैसे शराब, चरस, गांजा, अफीम, हेरोइन के सेवन पर रोक लगाए। अनुच्छेद 48 कृषि व पशुपालन का संगठन से संबंधित है। गोवंश पर रोक तथा ऊंट की बलि पर रोक सरकार ने अनुच्छेद 48 से प्रेरित होकर लगाई थी। 48A पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, इससे संबंधित है ये। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। राज्य का कर्तव्य बनता है कि वह पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण एवं संवर्धन करे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बनाया गया था। कब बनाया था ये? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। और वन नीति 1988 में बनाई थी, 2 साल बाद में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया था। ये सारे 48A के अंदर आते हैं, अनुच्छेद 48A में। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण से संबंधित है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में अनुच्छेद 49 में संसद विधि द्वारा घोषित के स्थान पर संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा शब्द प्रतिस्थापित किया गया था। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है, यानी 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा, 51 में दूसरे राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण सम्मानजनक संबंधों को बढ़ावा दे। के अंदर है अंतर्राष्ट्रीय विधि संधि समझौते के प्रति आदर भाव रखें। 51 में अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटाना। और अनुच्छेद 51 विदेश नीति का भी उल्लेख है। अब देखिए निम्न संशोधन नीति निर्देश तत्वों से संबंधित है। एक तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में अनुच्छेद 39F, 39A, 43A, 48 से जोड़े गए थे। इसमें 44वां संविधान संशोधन 78 द्वारा अनुच्छेद 38B जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 45 में संशोधन। 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा अनुच्छेद 43B को जोड़ा गया था। पोषाहार एवं जीवन स्तर में सुधार अनुच्छेद 47 में संविधान में शब्द से राज्य का प्राथमिक कर्तव्य के रूप में इंगित है। राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों का संरक्षण अनुच्छेद 49 में।
नीति निर्देशक तत्व सरकार के लिए निर्देश है। ये सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करते हैं। नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत महत्व के हैं। विधि बनाते समय इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। 15 अगस्त 1995 से प्रारंभ राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम संविधान में प्रदत्त राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 41 की प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन ने देखा नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम के समय इन वीडियो को अगर लगातार आप 2-2 4-4 बार आप सोते समय, चलते समय, उठते बैठते, खाना खाते समय, जब भी आपको अवसर मिले आप इनको ज़रूर सुनें। और मैं कहता हूं कि 2-4 बार सुनने के बाद आपका ये टॉपिक बहुत ही परिपक्व हो जाएगा, इसकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। दोस्तों आप मेरे कहने से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों को, मित्रों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक में बहुत जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद।